और बात करेंगे खबरों की। बिहार से इस वक्त की बड़ी जानकारी सामने आ रही है। बिहार की एनडीए सरकार में मंत्रालयों का बंटवारा नीतीश कुमार के पास ही रहेगा। गृह विभाग डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को मिला। वित्त विभाग डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा को मिला। कृषि सहित कई विभाग। तो बिहार की एनडीए सरकार में मंत्री मंडल का बंटवारा हो गया है और डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा को कृषि सहित कई विभाग मिले हैं। इसी के साथ डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी की बात कर ले तो उन्हें वित्त विभाग दिया गया है और नीतीश कुमार के पास गृह विभाग जो है रहेगा। तो बिहार की एनडीए सरकार में मंत्रालयों का बंटवारा हो गया है। बिहार की सियासत से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है और बिहार की एनडीए सरकार में मंत्रालयों का बंटवारा हो गया है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सहित दोनों डिप्टी सीएम के जो है डिप्टी सीएम के पाले में अलग अलग विभाग जो है सौंपे गए हैं। गृह विभाग जो है अभी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास ही रहेंगे और इसी के साथ डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को वित्त विभाग सौंपा गया है और विजय कुमार सिन्हा को कृषि सहित कई विभाग दिए गए हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ शैलेंद्र श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, बिहार में एनडीए सरकार में मंत्रालयों का बंटवारा हो गया है, क्या कुछ जानकारी है? जी निश्चित ही आपको बता दूं कि जो बिहार में जो नया एनडीए की सरकार बना उसके बाद मंत्रिमंडल का सबसे पहले जब शपथ लिया गया तो उसमें उप मुख्यमंत्री 2 और मुख्यमंत्री 1। नीतीश कुमार पूर्व में वे मुख्यमंत्री थे और आज भी मुख्यमंत्री हैं। वहीं जो उप मुख्यमंत्री 2 बनाए गए वो दोनों बीजेपी के कोटे से बनाए गए, जिसमें सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा शामिल हैं। इन दोनों की जब अब मंत्रिमंडल के अगर विस्तार की अगर बात की जाए तो जो जिस तरह से नीतीश कुमार हमेशा की तरह अपने जो गृह विभाग है उसको अपने पास रखते हैं, तो आज के डेट में भी गृह विभाग, सामान्य प्रशासन और मंत्रिमंडल सचिवालय जैसे तमाम निगरानी हुआ, निर्वाचन हुआ, ऐसे तमाम विभाग उन्हीं के पास है। साथ ही साथ जो जिस भी विभाग का अगर अभी तक मंत्री नहीं बनाया गया है वो भी सारा विभाग उन्हीं के पास रहेगा। दूसरा, अगर सम्राट चौधरी की बात की जाए तो वित्त विभाग के जो है वरिष्ठ कार्य क्या है, नगर विकास एवं आवासीय, खेल मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, पंचायती राज मंत्री, उद्योग जैसे तमाम मंत्रालय उनके पास है। वहीं विजय सिन्हा की अगर बात की जाए तो कृषि, पथ निर्माण, राजस्व एवं गन्ना विभाग, खेल एवं भूतत्व मंत्री, खनन भूतत्व मंत्री और साथ ही साथ कला संस्कृति, लघु जल तमाम विभाग उनको सौंपा गया है जिससे वो काम कर रहे हैं। और इसमें जो और कुछ मंत्रियों को जिम्मेदारी दिया गया है जिसमें कि विजय कुमार चौधरी है जिनको जल संसाधन विभाग, संसदीय कार्य और भवन निर्माण, परिवहन जैसी शिक्षा, तमाम की सूचना एवं जनसंपर्क की इनको मंत्रालय दिया गया है। तो अगर विजेंद्र कुमार यादव की बात करें तो ऊर्जा, योजना विकास, मद निषेध, निबंधन और ग्रामीण कार्य के ताल संख्यक इतना विभाग उनको दिया गया। 5 विभाग के मंत्री उनको बनाया गया है। डॉक्टर प्रेम कुमार की अगर बात किया जाए तो उनको सहकारिता मंत्री, पिछड़ा एवं लोकसभा और पिछड़ा मंत्री को बताया गया है। तो इस तरह से लोगों की बंटवारा हुई है। और सबसे अगर 2 और मंत्रियों की अगर बात की जाए, श्री श्रवण कुमार की अगर बात की जाए तो ग्रामीण विकास, समाज कल्याण और खाद्य एवं उद्योग उत्पाद विभाग के मंत्री बनाया गया है। संतोष कुमार है और लास्ट में है सुमित कुमार सिंह। इन लोगों को भी, सुमित कुमार को विज्ञान एवं प्रगति और संतोष कुमार को सूचना, प्रगति और अनुसूचित जनजाति का मंत्री बनाया गया है। इतने विभाग की वितरण किया गया है और बनाया गया है। लेकिन देखने वाली बात यह होगा कि आने वाला जो समय होगा, मंत्रालय का विस्तार किया गया है, इन मंत्री बनाया गया है, तो इसमें क्या सुधार होता है। देखिए जी शैलेंद्र, पहले भी जो है कैबिनेट की बैठक हुई थी लेकिन उस दौरान जो है इन विभागों का बंटवारा नहीं हो पाया था, वक्त लग गया था। क्या वजह हो सकती है जो अब जाके विभागों का बंटवारा हुआ है? कोई भी अगर सरकार बनती है तो सीधा ये फंडा है कि जो भी सरकार की उसमें कई बातें हो जाती है। सबसे बड़ी बात ये हो जाती है कि जो जिस सरकार का जितना अच्छा उसका जो विधायक अच्छे रहते हैं, अगर लोकसभा के अगर राज्यसभा की बात की जाए तो अगर विधायक जिसकी संख्या ज्यादा है उसको ये रहता है हर हाथ में कि मेरा मुख्यमंत्री बने, मेरा जो बड़े विभाग है वो मेरे मंत्री हम लोगों के हाथ में रहे। लेकिन यहाँ बिहार में जो काफी समय से जो देखा जा रहा है, इसमें ये हो रहा है कि जो बड़े विभाग होता है वो जो जिसके पास ज्यादा सीट है उसको नहीं देकर जिसके पास कम सीट है उसको मिलता है। तो इसमें ये कहा जाता है कहीं ना कहीं जो बड़ी पार्टी है उसको छोटी पार्टियां जो कम सीट वाले पार्टी हैं उसको मजबूरी रहता है कि उसको अपने पास बुला के और सीट को पूरा करके, जितना आंकड़ा है उसको पूरा करके और सरकार में बने रहने का एक मंशा रहता है, जिसको लेके वो इस चीज को कबूल लेता है कि हमारा चाहे जितना भी विधायक हमारे ज्यादा है, वह भी चाहे वो राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन की बात की जाए, वहां भी नीतीश कुमार गए हुए थे, उनके साथ मुख्यमंत्री थे,
हालांकि नीतीश कुमार के जो एनडीए की जो जेडीयू का सीट था उससे कहीं ज्यादा सीट राष्ट्रीय जनता दल के पास था, लेकिन उसके बाद भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे। यहाँ पर भी वही स्थिति है, यहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी के पास जेडीयू से ज्यादा सीट है, लेकिन उसके बाद भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। तो ये कहीं ना कहीं ये इस तरह से अगर बिहार की राजनीति की बात किया है तो तत्काल में जो सामने आता है, या अभी कितने करीब 20 साल से देखा जा रहा है कि बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार जरूरी भी है और मजबूरी भी है। जी शैलेंद्र, क्या ये इस बार जो है ये विभागों का बंटवारा बीजेपी की सहमति से हुआ है? क्योंकि पिछली बार जो है खिटपिट जो है दोनों पार्टियों के बीच कहीं ना कहीं बंटवारे से मंत्रियों के जो पद हैं उसी को लेकर जो है सामने आई थी। निश्चित ही, लेकिन इस समय इस तरह का रिक्स अगर विशेष सूत्रों की अगर बात की जाए तो उनसे जो खबर सामने आ रहा है उससे ये सामने आ रहा है कि इस समय जो यहाँ पे जो आगे चुनाव है 2024 का चुनाव है उसको हर हालत में भारतीय जनता पार्टी को अपना चुनाव जीतना है। इस स्थिति में वो चाहे उसको जो भी करना पड़े, जो भी अगर नीतीश कुमार कोई भी मंत्री का अगर बात करते हैं कि हमारे पार्टी का इतना मंत्री रहेंगे, तो इस बात को कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी है उसको मानना पड़ेगा, क्योंकि आगे वो जो चुनाव है तो चुनाव में उसका प्रशासन रहे, उसका बिहार में उसकी सरकार रहे, इस चीज को हमेशा बनाए रखने के लिए हर कोशिश किया जा रहा है और इसके लिए हर शर्त मानने को भारतीय जनता पार्टी के पास मजबूरी है। इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि नीतीश कुमार जिधर जी जाएंगे सरकार उधर ही बनेगी। जी शैलेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और बढ़ते आगे, दिल्ली से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। केजरीवाल के आवास के बाहर हलचल तेज। केजरीवाल को नोटिस देगी क्राइम ब्रांच की टीम सीएम आवास पहुंची। तो ये बड़ी जानकारी आपके साथ साझा करें। नोटिस देने के लिए सीएम आवास पहुंची क्राइम ब्रांच की टीम, केजरीवाल को नोटिस देना चाहती है टीम। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। केजरीवाल पर विधायकों की खरीद फरोख्त का आरोप है और मामले को लेकर जो है दिल्ली क्राइम ब्रांच की टीम सीएम आवास पहुंच चुकी है और इसको लेकर जो है हलचल भी काफी तेज हो गई है। तो मामले में बीजेपी ने एसआईटी जांच की भी मांग की है। तो ये बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। केजरीवाल को क्राइम ब्रांच की टीम नोटिस देगी और आखिरकार दिल्ली पुलिस को अरविंद केजरीवाल जी के यहां क्यों जाना पड़ा? क्योंकि आरोप केजरीवाल जी ने लगाए थे कि विधायकों को खरीदने की प्रयास किया गया। आखिरकार ये हवा में ही आरोप लगे थे और इसके सबूत तो उनको देने ही चाहिए। उनके ही प्रवक्ता ने उन्होंने कहा था कि उनके पास ऑडियो भी है, सब सबूत भी हैं। तो अब देश को और पुलिस को बताने का समय आया कि क्या सबूत उनके पास है, नहीं तो एक बार फिर उनकी पोल खुलने वाली है। जैसा पूर्व में भी केजरीवाल जी ने झूठे आरोप लगाए और एक नहीं अनेक बार नेताओं से माफी मांगी, अदालत में माफी मांगी और उनका चेहरा बेनकाब हुआ है कि वो अपने शराब के घोटाले के भ्रष्टाचार को बचाने के लिए, उससे ध्यान भटकाने के लिए भारतीय जनता पार्टी पर झूठे आरोप लगाते हैं। ईडी 5 बार उनको सम्मन देती है, उसका सामना नहीं करती है। वो अपने जिन मंत्रियों को ईमानदारी का सर्टिफिकेट देते हैं वो आज जेल में है, उनके उप मुख्यमंत्री, उनके सांसद जेल में है और देश की जनता आम आदमी पार्टी का असली चेहरा जान चुकी है कि वो भ्रष्टाचार भी करते हैं और झूठ भी बोलते हैं। केजरीवाल जी को जवाब देना चाहिए, सबूत देने चाहिए, नहीं तो एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी और देश से माफी मांगनी चाहिए। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ नितिन चौधरी हमारे साथ जुड़ गए। नितिन, क्या अपडेट है? देखिए, बिल्कुल बता दें, जिस तरीके से लगातार अरविंद केजरीवाल के घर पर क्राइम ब्रांच की टीम दूसरी बार उनके घर पर नोटिस लेकर पहुंची है। बता दें कि नोटिस लेने के लिए कोई भी तैयार नहीं हो रहा है, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से उन्होंने आरोप लगाया था भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, कहा था कि 21 विधायकों को तोड़ने की योजना और इस संबंध में 7 विधायकों के संपर्क में उनको बताया गया था लगातार। तो उसको देखते हुए खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जो है इस चीज की जानकारी दी थी क्राइम ब्रांच में, इसके जो है द्वारा जो है लिखित शिकायत की थी। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से राज्य क्राइम ब्रांच की टीम दोबारा से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर पहुंची, लेकिन वहां पर नोटिस लेने के लिए कोई तैयार नहीं है। बता दें कल शाम भी नोटिस देने के लिए खुद
क्राइम ब्रांच के एसीपी पहुंचे थे, लेकिन उसके बाद भी लगातार उसको नोटिस नहीं मिलने के कारण तो उसी के बाद में बताएं कि अरविंद केजरीवाल का जब पता लगा था अरविंद केजरीवाल कहीं बाहर गए हुए हैं, तो अतिथि सी के घर पे खुद नोटिस देने को दिल्ली क्राइम ब्रांच की टीम पहुंची। वहां पर नहीं पता लगा था कि यहाँ दोनों नेता ही बाहर गए हुए हैं किसी काम से, लेकिन उसके बाद लगातार ये उनके जब पता लगा था सूत्रों के हवाले से कि एसीपी जो है खुद वहाँ अरविंद केजरीवाल के मकान पे पहुंचे हैं, वो नोटिस देने के लिए तैयार है, लेकिन उसके बाद वो नोटिस लेने के लिए कोई भी तैयार नहीं हो रहा था। लेकिन अब दोबारा से एक बार फिर से नोटिस देने के लिए खुद क्राइम ब्रांच की टीम, एसीपी जो है क्राइम ब्रांच के, वो खुद मौके पे पहुंचे हैं। वो कह रहे हैं, उनका कहना है कि अरविंद केजरीवाल के हाथ में नोटिस दिया जाएगा, उनसे पूछा जाएगा जिस तरीके से उन्होंने बीजेपी पे आरोप लगाया कि उनके साथ में जो है 7 विधायकों को खरीदने का आरोप लगाया और सरकार को गिराने का जो आरोप लगाया है, उनके पास क्या सबूत है, उस सबूत को लेकर कोर्ट में जो है पेश किया जाएगा। जी, और क्या आज भी अधिकारियों को खाली हाथ वापस आना पड़ेगा, क्योंकि सीएम तो काम का हवाला देकर जो है अधिकारियों से मिल नहीं रहे हैं? लेकिन बिल्कुल जिस तरीके से मुख्यमंत्री के घर पर जो है क्राइम ब्रांच की टीम पहुंची है, एसीपी के साथ में तमाम पुलिस फोर्स पहुंची है, उनके घर पे हलचल काफी बड़ी हुई है, लेकिन उसके बाद भी लगातार यही देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं अब भी क्राइम ब्रांच को खाली हाथ ही वापसी लौटना पड़ेगा। लेकिन उसके बाद मुख्यमंत्री जो है कुछ काम का हवाला देके बाहर के लिए बताया गया कि कहीं बाहर गए हुए हैं, लेकिन उसके बाद भी लगातार अभी तक किसी ने भी ये नोटिस जो है थामा नहीं है, नहीं पकड़ा। क्योंकि पहले जो खबर सामने आ रही थी निकल के कि उनके जो बंगले पे लोग रहते हैं, जो स्टाफ के लोग रहते हैं, वो नोटिस लेने के लिए तैयार है, लेकिन उसके बाद क्राइम ब्रांच के एसीपी का कहना है कि आखिरकार वो नोटिस जो है अरविंद केजरीवाल के हाथ में थमाना चाहते हैं, लेकिन उसके बाद भी अरविंद केजरीवाल का हवाला दिया था कि वो कहीं बाहर गए हुए हैं कुछ काम से। लेकिन उसके बाद भी लगातार उनका यही आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी के इशारों पे क्राइम ब्रांच हो या ईडी की टीम हो, वो इशारों पे काम कर रही है। लेकिन उसके बाद अब देखना ये होगा कि आखिरकार कितनी जल्दी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल उस नोटिस को लेते हैं और कितनी जल्दी उसका जवाब दे सकते हैं। जी, अब अधिकारियों की ओर से अगला कदम क्या होगा, क्योंकि सीएम मिल नहीं रहे हैं और जो स्टाफ है उनको अधिकारी जो है नोटिस देना नहीं चाहते हैं? देखिए, बिल्कुल अब देखना होगा कि मुख्यमंत्री का अगला कदम यही हो सकता है कि जिस तरीके से 2 बार जो है दिल्ली क्राइम ब्रांच की टीम वहां पहुंची है नोटिस देने के लिए, नोटिस में अब यही देखना होगा कि कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल इस नोटिस को लेते हैं नहीं लेते। क्योंकि सुबह से ही ये नोटिस जो है दूसरी बार उनके आवास पर पहुंचा है, खुद क्राइम ब्रांच की टीम है, तमाम पुलिसकर्मी पहुंचे हुए हैं, उनके घर पर सुरक्षा व्यवस्था के पूरे पुख्ता इंतजाम कर दिए गए हैं, चप्पे चप्पे पर नजर बनाए हुए हैं, काफी हलचल मिल रही है। क्योंकि कल भी जो है इसी चीज को देखते हुए आम आदमी पार्टी के तमाम नेता और विधायक सांसदों ने जो है कल प्रदर्शन भी किया था भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पे। लेकिन उसके बाद भी लगातार इसका जवाब देने के लिए अरविंद केजरीवाल तैयार क्यों नहीं है। लेकिन उसके बाद भी अरविंद केजरीवाल की तरफ से यही आया है कि जिस तरीके से जो है उनको पेश होने के लिए बोला गया था, ईडी ने सम्मन भेजा, वो जो पेश नहीं हुए, खुद इस चीज को देखते कोर्ट में पेश नहीं हो रहे हैं। क्योंकि पहले से ही बता दें कि आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद जो है संजय सिंह जेल में है, उसके बाद में डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया जेल में है, उससे पहले बता दें तमाम जो मंत्री हैं उनके जेल में है, 3 मंत्री हैं जेल में पहुंचे हैं। लेकिन अब ये देखना होगा कि कहीं ना कहीं जो है अरविंद केजरीवाल कितनी जल्दी उस नोटिस को लेते हैं या नहीं लेते। लेकिन उसके बाद भी यही लगता है कि आखिरकार जिस तरीके जी नितिन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न सम्मान, पीएम मोदी ने एक्सपर्ट दी जानकारी, देश के विकास में उनका अहम योगदान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है, मैंने आडवाणी जी को फोन पर बधाई दी है। तो लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा और इसकी जानकारी खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर ट्वीट करके दिए हैं और उन्होंने कहा है कि मैंने आडवाणी जी को फोन पर बधाई दी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद इसकी जानकारी एक्स पर ट्वीट करके दी है। उन्होंने कहा है कि देश के विकास में उनका अहम योगदान रहा है। तो लालकृष्ण आडवाणी को जो है सम्मान मिलेगा और इसकी जानकारी खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी है। तो ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। उन्होंने कहा है कि मैंने आडवाणी जी को फोन पर बधाई दी है और देश के विकास में उनका अहम योगदान रहा है। तो भारत रत्न से सम्मानित किए जाएंगे लालकृष्ण आडवाणी। देखिए, हमें बहुत खुशी है और हम सबको खुशी है कि आडवाणी जी जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के एक बहुत बड़े योद्धा है और जिन्होंने कि तमाम संकट के समय, कंटक के समय, तमाम समस्याओं के समय और तमाम परेशानियों को झेलते हुए और देश में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का ध्वज फहराया और देश को और राष्ट्रवाद से जोड़ा।
मेरा सौभाग्य है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते मुझे काम करने का यूथ विंग में जनरल सेक्रेटरी के रूप में, उसके अलावा जो है वो जब वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे तो उस समय भी सूचना प्रसारण मंत्रालय में उनके साथ काम करने का मौका मिला। वो जो शख्सियत है आडवाणी जी की, वो शख्सियत पूरे देश के लिए सबक और संदेश रही है, और वो खासतौर से उन लोगों के लिए जो इस वक्त आज भी जो है वो सामंती सियासत के सूत्रधार बने हुए हैं। बहुत खुशी है मुझे भी, पूरे परिवार को, कि दादा को इतना बड़ा सम्मान, देश का सर्वोच्च सम्मान मिला है। निश्चित ही आज मुझे एक व्यक्ति जिसकी याद सबसे ज्यादा आ रही है वो मेरी माँ है, और माँ का दादा के जीवन में बहुत बड़ा योगदान रहा है, निजी जीवन में भी और राजनीतिक जीवन में भी। दादा बहुत खुश हैं। मैंने जब दादा को बताया, मुझे पता लगा और मैंने दादा को बताया, तो वो बहुत ही खुश थे, और उन्होंने यही चीज बोली कि जीवन में उन्होंने अपना पूरा जीवन देश की सेवा में लगाया। इसके लिए वो बहुत खुशगुजार हैं, और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद। मिली थी, मैंने पहले भी कहा, फिर दोहराता हूँ उस बात को कि सभी सांसदों की उनकी टिकट कटने जा रही है। जो एक सांसद हैं वो सीट बदलना चाहते हैं। तो सोचिए, अगर ऐसी परिस्थितियों में जिन्हें राजनीति करनी पड़ेगी तो क्या सीट जीतेंगे वो? इसीलिए जानबूझ करके दूसरों की चिंता उन्हें ज्यादा है, उन्हें चिंता अपनी होनी चाहिए। और हमारे साथी ने जो पूछा कि भारत रत्न, ये भारत रत्न अपने वोट को बांधने के लिए दिया जा रहा है, ये सम्मान में नहीं दिया जा रहा है। सम्मान तो है खैर उस बात को, क्योंकि भारत रत्न है, लेकिन अपने वोट को बांधने के लिए। और मुरादाबाद के कटघर थाना इलाके की अन्नू हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। बता दें कि बीते 30 जनवरी की शाम अन्नू की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। हालांकि अन्नू की हत्या के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिसके पास से तमंचा भी बरामद किया गया है। वही खबर ग्रेटर नोएडा से है, जहां नोएडा एक्सप्रेसवे पर मौत को दावत देते हुए एक युवक नजर आया। बता दें कि रेसिंग करते हुए युवक नजर आया। 1 दर्जन से ज्यादा रेसिंग साइकिल एक्सप्रेसवे पर दौड़ती हुई दिखाई दी, जिससे कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। मामला नोएडा एक्सप्रेसवे का बताया जा रहा है। बढ़ते आगे फरीदाबाद के सूरजकुंड राजहंस होटल देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ पहुंचे, जहां उनके साथ में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल, हरियाणा के राज्यपाल वनदारू दत्तात्रेय, कमल गौतम, मूलचंद शर्मा सहित तमाम नेतागण मौजूद रहे। बता दें कि 9 साल के अतुल्य कार्यों को लेकर पुस्तक का विमोचन जो है किया जाएगा। और फिलहाल के लिए बुलेटिन बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ।